हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ छठा क्लास का साइंस, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले चैप्टर 3 तक पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप ज़रूर देख लें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है साइंस का, वायु जल के लिए आवश्यक। वायु जल के लिए, जीव के लिए क्या है? आवश्यक। वायु जीव के लिए आवश्यक। वायु का मतलब हवा। हवा क्या है? प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं। अपने घर की छत पर टंगे कपड़े को रस्सी पर हिलते देखा होगा। चलते हुए पंखे के नीचे किताबों के पन्नों को फड़फड़ाते हुए देखा होगा। आपने पेड़ों की पत्तियों को भी हिलते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा किसके कारण होता है? ये सभी कार्य हवा की सहायता से ही होते हैं। ये सब किसके वजह से होते हैं? हवा की सहायता से। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है आपके बीच है कि ये कपड़ा क्या हो रहा है? उड़ रहा है। तो किसके वजह से उड़ रहा है? हवा की वजह से। रस्सी पर टंगे कपड़ों पर वायु का क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है, इसके वजह से ये उड़ रहा है। अगला चित्र भी देखिए क्या है। पंखा चलने पर किताब के पन्नों पर वायु का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए पंखा चल रहा है तो ये जो किताब का पन्ना है वो अपने आप पलट रहा है। तो किसके वजह से? वायु की वजह से। वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है, वही दूसरी ओर यह हमें हानि भी पहुंचा सकती है। वायु की सहायता से निष्पावन मतलब क्या होता है? ओसाना विधि द्वारा हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से अलग करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफान के समय वाली वायु काफ़ी तेज गति से आती है। जिस समय तूफान आता है हवा बहुत ही तेज चलती है। कभी कभी वायु की गति इतनी तेज होती है कि यह पेड़ पौधों को भी उखाड़ फेंकता है। कभी कभी हवा इतना तेज चलता है कि पेड़ के पेड़ गिर जाता है, बड़ा बड़ा पेड़ गिर जाता है, तथा कच्चे घरों के छप्परों को भी उड़ा कर ले जाता है। और क्या करता है? जो घर बनाया हुआ छप्पर का, उसे भी उड़ा करके ले जाता है। वायु का प्रभाव समझने के लिए आइए फिरकी से खेलते हैं। फिरकी ये आपने बचपन में देखा होगा। ये जो फिरकी है ये आपने बचपन में देखा होगा। और ये इसे ताड़ के पत्ते से भी बनाते हैं, कागज़ से भी बनाते हैं ये सबको। तो फिरकी देखते हैं, फिरकी को क्या है। फिरकी एक खिलौना। फिरकी क्या है? खिलौना है। इसका करते हैं, एक फिरकी बनाइए। क्या करना है? एक फिरकी बनाना है। फिरकी के साथ बंद कमरे में जाइए, कमरे के पंखे को बंद कर दीजिए। क्या फिरकी की पत्तियां घूमती है? जब पंखा बंद रहेगा और आप घर में रहिएगा तो फिरकी क्या रहेगा? नहीं घूमेगा। अब कमरे का पंखा चला दीजिए या फिरकी का डंडा पकड़कर खुले मैदान में जाइए। या तो पंखा चला देना या खुले मैदान में जाइए। तो आप क्या देखिएगा कि अब फिरकी चलने लगा। फिरकी को आगे पीछे करने से क्या होता है? क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को घुमाने में कौन मदद करता है? इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि हमारे चारों तरफ क्या है? वायु है। हमारे चारों तरफ वायु स्थित है। इस पॉइंट को जरूर लिखें कि हमारे चारों तरफ क्या है? वायु है जो फिरकी को घुमा रही है। अगला देखते हैं, क्या वायु हर जगह उपस्थित है? क्या आप जानते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित है? आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं, इसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। वायु हर जगह। कांच की एक बोतल लीजिए। कांच का एक बोतल लेना है, इसे इसे क्या करना है? उल्टा करके अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी एक बाल्टी या टब में डालिए। क्या पानी बोतल में भरता है? क्या भरेगा? नहीं भर पाएगा, एकदम नहीं भरेगा उसमें। अब बोतल को थोड़ा तिरछा कीजिए और देखिए क्या अब पानी बोतल में भरता है? तो हाँ, अब तो भर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आगे लिखा हुआ है। आगे क्या है? लिखा हुआ है, बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते नजर आ रहे हैं एवं सनसनाहट जैसी आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। बोतल के अंदर क्या था और बुलबुले के रूप में बाहर क्या निकला? क्या वायु थी? मतलब यह क्या थी? वायु थी। जो बुलबुले के रूप में निकली वो क्या थी? वायु थी। तो बोतल में भरी थी। इससे यह पता चलता है कि बोतल खाली नहीं थी बल्कि उसमें वायु भरी हुई थी। क्या भरा हुआ था उसमें? वायु। आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में थी तो पानी बोतल के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि क्या? वायु को निकलने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। परंतु जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बोतल से बाहर निकलती है। वायु को निकलने से बोतल का जो भाग खाली होता है उस भाग में पानी भर जाता है। मतलब कि बोतल को
अगर हम डायरेक्ट डुबा दें नीचे मुंडी करके उसका, तो वो नहीं, उसमें पानी नहीं भरेगा। लेकिन उसको तिरछा करेंगे तो पानी भरेगा, क्योंकि उसमें हवा जो भरा हुआ है उसको निकलने के लिए मौका नहीं मिलता है। और जब हम तिरछा करते हैं तो हवा उसमें से निकलता है और पानी भरता है। बोतल के अंदर वायु थी। इस क्रियाकलाप से यह भी पता चलता है कि वायु स्थान घेरता है। इससे क्या पता चलता है कि वायु स्थान घेरता है। इस पॉइंट को भी आप लिख ले कि वायु क्या करता है, स्थान घेरता है। आइए, वायु स्थान घेरती है, इससे समझने के लिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्या करेंगे, एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 3 है आपके बीच। वायु स्थान घेरती है। यहाँ क्या देखिए, बैलून फुलाया हुआ है। एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे के मुख को एक पतली नली से जोड़िए। अब नली द्वारा गुब्बारा में हवा भरिए। थोड़ा हवा भरने के बाद आप क्या देखते हैं, हवा भरने के बाद गुब्बारा फूल कर बड़ा हो जाता है। गुब्बारा का बड़ा होना वायु के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायु के कारण वो बड़ा होता है। क्रियाकलाप 2 और 3 से यह पता चलता है कि वायु स्थान घेरता है। क्या करता है, वायु स्थान घेरता है और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। इसे वायुमंडल कहते हैं। जो हवा स्थान घेरता है ये हमारे चारों तरफ स्थित है, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वायु का कोई रंग भी नहीं होता। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करें कि वायु का कोई रंग नहीं होता है। आप वायु के आर पार देख सकते हैं, यानी कि वायु क्या है, पारदर्शी भी है। इससे भी यहाँ 3 पॉइंट है आपके बीच, ये तीनों पॉइंट आप उतार लें। अब आगे देखते हैं, वायु किन किन चीज़ों से बनी है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। 18वीं सदी तक क्या सोचते थे कि वायु सिर्फ एक ही पदार्थ है। परंतु विभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु में क्या है, अनेक प्रकार का मिश्रण है। हवा में अनेक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के अवयवों के बारे में जानते हैं। वायु के जलवाष्प की उपस्थिति, वायु में जो जलवाष्प है उसकी उपस्थिति का जांच करते हैं। बरसात के दिनों में कागज पर नमक खुला रखने के कुछ समय बाद क्या होता है, आप पाइएगा कि नमक के आसपास का जगह गीला हो जाता है। नमक आप रखिए और क्या हो जाएगा, उसके आसपास का जगह गीला हो जाएगा। यहाँ रखा हुआ है। आगे देखते हैं, कागज को गीला करने के लिए पानी कहाँ से आया, ये सवाल आना चाहिए। तो क्या पानी नमक से निकला है, तो नहीं, पानी नमक से नहीं निकला है। पानी वायु से आया जो जलवाष्प के रूप में उपस्थित था। पानी किससे आया, वायु के वजह से। और वायु में क्या था, जलवाष्प के वजह से वहाँ पर पानी की मात्राएं कुछ थी। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन करें। यहाँ एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप फ्रिज से ठंडा बोतल निकालिए और उसको कुछ देर पानी मतलब बाहर छोड़िए, तो उसके बाहर है पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वो किसके वजह से होता है, हमारे वायु में जो नमी उपस्थित है वो उसके बाहर क्या होता है, जम जाता है। तो इसके वजह से दिखता है। ऐसा नहीं कि अंदर वाला पानी बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। अब बताइए, ठंडे शरबत भरे गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखती है, क्यों दिखती है, तो अभी ही बता दिए हैं। क्योंकि बाहर का वायुमंडल ठंडा रहता है, गर्म रहता है, और वो ठंडा रहता है, इसके वजह से नमी आता है और उसमें जो उसके पृष्ठ पर चिपकता है तो वो बूंद का रूप ले लेता है। बरसात के दिन में चमकदानी से नमक आसानी से क्यों नहीं निकलता, नमकदानी से नमक क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो गीला गीला हो जाता है, चिपचिपा टाइप का। वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु में क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें सांस लेने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। ये शिक्षकों के लिए है और ये स्कूल में कराना चाहिए। 3 समान आकार की मोमबत्ती लीजिए। एक मोमबत्ती को छोटे गिलास से, दूसरे मोमबत्ती को बड़े गिलास से एक एवं तीसरे मोमबत्ती को खुला रखिए। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं, जब मोमबत्ती को छोटे गिलास से ढका गया वह जल्दी बुझ जाएगा। छोटा गिलास से अगर ढकेंगे तो जल्दी बुझ जाएगा, बड़े गिलास से ढकेंगे तो थोड़ा टाइम तक रहेगा, जबकि जो बाहर है वो हमेशा क्या रहेगा, जलते रहेगा। यही यहाँ तक लिखा हुआ है। आइए जाने कि ऐसा क्यों होता है। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति से ही संभव है। वायु का यह अवयव ऑक्सीजन है। यह क्या है, अवयव ऑक्सीजन है। जलने की जो क्रिया है वो किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। और जब उसको अगर ढक देंगे पूरा अच्छा से तो उसमें वायु नहीं जा रहा है तो वो जलना बंद हो जाएगा। जितना वायु रहेगा उतना देर तक उसमें जल सकता है। आइए, प्रयोग में लाए गए गिलास में वायु एक सीमित मात्रा में थी। जब यह ऑक्सीजन
जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा उपयोग कर ली गई तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाई और बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती को अधिक ऑक्सीजन मिली, इसलिए वह ज़्यादा देर तक जलती रही, जबकि तीसरी मोमबत्ती को खुली वायु से ऑक्सीजन मिलती रही, अतः वह अंत तक जलता रहा। तो यही है कि अगर वायु रहेगा तो जलेगा और वायु नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जल पाएगा। इस तरह से वायु में नाइट्रोजन, वायु में अब देखते हैं नाइट्रोजन। क्रियाकलाप 4 में आपने देखा कि मोमबत्ती के बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती को जलने में सहायता करता है नाइट्रोजन है। वह क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होती है और यह वायु का लगभग 4/7% है, मतलब 69% केवल क्या है? नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। ये चीज़ आप याद रखें। यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती तो एक जगह आग लगने पर वह हर जगह फैल जाती और आग को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। अगर केवल ऑक्सीजन रहता, मान के चलिए कि जितना नाइट्रोजन है उतना ऑक्सीजन रहता, तो अगर आग लगता तो उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल होता। इसलिए ये पर्याप्त मात्रा में हमारे पास अभी भी। उसी प्रकार यदि वायु में सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहती तो क्या होता? जीव जंतु का सांस लेना मुश्किल होता, क्योंकि जीव जंतु तो सांस नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो जीव जंतु के लिए क्या होता? मुश्किल होता। हमारे लिए भी मुश्किल होता और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता। क्या होता? जीवन समाप्त हो जाता। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या ऊंचाई में जाने से वायु मतलब ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है? घटती है। तो आप देखिए, आपको अनुभव होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम करने पर सांस लेना अत्यधिक कठिन होता है, जिसके वजह से क्या होता है? हम लोग हांफने लगते हैं और हमें तेज़ी से सांस लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तेज़ी से सांस लेना। आपने पर्वतारोही को ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते देखा होगा। इसका कारण ऊंचाई पर ऑक्सीजन का कम मात्रा में उपलब्ध होना है। यहाँ देखिए पर्वतारोही है और ये क्या लिया हुआ है? यहाँ गैस सिलेंडर लिया हुआ है, क्योंकि ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। अब यहाँ क्या है? रोगियों को अस्पताल में श्वसन के लिए ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाया जाता है? इसे भी आप कर लीजिए कि क्यों लगाया जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में अब क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जाड़े के दिनों में कुछ लोग बंद कमरों में लकड़ियां जलाकर आग सेकते हैं। जाड़े के दिन में क्या करते हैं हम लोग? आग सेकते हैं सुबह सुबह। ऐसे कमरों में कुछ समय बाद घुटन महसूस होने लगता है। क्या होने लगता है? घुटन महसूस होने लगता है। इसके कारण लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। लकड़ी के जलने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पॉइंट है, आप इससे नोट कीजिए कि लकड़ियों के जलने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमरे में एकत्रित हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। क्या होता है? कमरे में एकत्रित हो जाती है, जिससे सांस लेना कठिन होता है। आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु श्वास में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वास में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का, एवं छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पेड़ पौधे एवं जीवों के सड़ने गलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मतलब पेड़ पौधा जलना है, सड़ता है, या जीव कोई भी गाय भैंस ये सब मर गया, इसको अगर फेंक दिए तो ये भी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी निकलता है। ये भी ध्यान रखना है। घरों में रोशनदान क्यों बना होता है? रोशनदान क्यों बना होता है? आप इसे कीजिए। आप यहाँ देखिए, आप आगे देख लेते हैं। वायु में धूल कणों की उपस्थिति। वायु में क्या? धूल कण की उपस्थिति। अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर इसके प्रकाश को ध्यान से देखिए। अंधेरे कमरे में क्या करना है? टॉर्च जलाना है और प्रकाश को ध्यान से देखना है। टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देंगे। उड़ते हुए और चमकते हुए दिखाई देते हैं। आज ही आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यह चमकते हुए कण धूल के कण हैं। इससे यह पता चलता है कि वायु में धूलकण उपस्थित होते हैं। इससे क्या पता चलता है? वायु में धूलकण उपस्थित होते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसे एक और क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। क्रियाकलाप 5 है। अपने विद्यालय घर में धूप वाले कमरे के सारे दरवाजे एवं खिड़कियां बंद कर दीजिए तथा पर्दे डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दीजिए। कमरा में क्या करना है? पूरा अंधेरा। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खोलिए, जिससे
सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। ध्यानपूर्वक क्या करना है, इसको देखना है। वायु में धूल कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन, ये अवलोकन हो रहा है। आप अगर जो मिट्टी का होगा, मिट्टी का घर जिसका होगा, उसमें क्या होता है, खपड़ा में ऐसे छिद्र रहता है तो आता है उसमें रोशनी। तो रोशनी में क्या आपको दिखाई देगा, ऐसा गोला दिखाई देगा और उसमें धूलकण दिखाई देता है कि कुछ कुछ उड़ रहा है, कुछ कुछ उड़ रहा है, तो उसको धूलकण कहते हैं। आपको सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूमते हुए नजर आएंगे। यह दर्शाता है कि वायु में धूलकण उपस्थित है। वायु में क्या है, धूलकण उपस्थित है। वायु में धूलकण के समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा, नाक के द्वारा। हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं एवं श्लेष्मा होता है जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। जो हमारे नाक में बाल होता है वो क्या करते हैं, श्वसन लेते समय कि धूल कण ना जाए इसको रोकता है। इसे भी आप नोट डाउन कर लें। अब बताइए, हमारे बड़े बुजुर्ग मुंह से सांस लेने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि मुंह से सांस लेंगे तो मुंह में तो बाल है नहीं, उससे क्या होगा, धूल कण हमारे अंदर जाएगा, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। पारदर्शी शीशे के खिड़कियों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वह धुंधला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें धूलकण बैठ जाते हैं, इसके वजह से वह धुंधला हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अपने बड़े बुजुर्ग से पता करना है। किसी व्यक्ति के शरीर या वस्तु में लगे आग को बुझाने के लिए उसे बोरा या कंबल से लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि जो हमारे आसपास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन, ये मात्रा अगर हम इससे चादर से उड़ा देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वहाँ का उस एरिया का समाप्त हो जाएगा। जो आप गिलास वाला किए थे कि मोमबत्ती जल रहा है तो गिलास में मोमबत्ती नहीं जल रहा था, वैसे उसको लपेट देंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब तक आपने वायु की संरचना के बारे में जाना है। क्या इसके घटकों की मात्रा अलग अलग होती है? आइए इसे समझने का प्रयास करें। वायु की संरचना समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वायु की संरचना। वायु में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा 99% है, जिसमें नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5 भाग घेरता है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण, अन्य गैस शामिल है। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसे आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन करें कि सबसे ज़्यादा भाग में नाइट्रोजन है, 79% क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 20% है और 1% क्या है, अन्य है। इसे अपने कॉपी में ज़रूर बनाएं। अब आगे देखते हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ये देखते हैं। इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। थोड़ी सी मिट्टी एवं कांच के बीकर में रखिए। थोड़ा सा मिट्टी क्या करना है, कांच के बीकर है उसमें रखिए। इस बीकर में पानी डालिए, इसे ध्यान से देखिए। क्या करना है आपको, पानी डालना है और ध्यान से देखना है। पानी में वायु के बुलबुले ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। क्या होंगे, बुलबुला दिखाई देता है। मिट्टी में वायु है। इससे क्या पता चलता है कि मिट्टी में वायु है? इससे यह पता चलता है कि मिट्टी छोटे छोटे कणों से बना होता है। मिट्टी क्या होता है, छोटे छोटे कणों से बना होता है एवं उन कणों के बीच जो खाली स्थान या छिद्र होता है उसमें वायु होता है। इसके वजह से बुलबुला छूटता है। जब जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है तो वहाँ का वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में जब ज़्यादा वर्षा होती है तो मिट्टी में उपस्थित वायु बाहर आ जाती है और इसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव वायु की खोज में बाहर आ जाते हैं। क्या होता है, जब बरसात में पानी होता है तो उसमें क्या होता है कि पानी भरता है तो मिट्टी का जो छिद्र है उसमें पानी जाता है, तो इसके वजह से जो छोटे छोटे जीव हैं वो उनसे बाहर आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगती है। सांस लेने के लिए सभी जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट भी नोट डाउन कीजिए। यदि मिट्टी में वायु न हो रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। अगर मिट्टी के अंदर वायु नहीं रहेगा तो उसके अंदर जितना कीड़ा मकोड़ा देखते हैं वो नहीं रह पाएगा। आप जानते हैं कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वास के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पानी में भी ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। आपने मछली का गलफड़ा देखा होगा जो श्वसन में सहायता करता है। मछली का जो गलफड़ा है वो मछली को मतलब सांस लेने में सहायता करता है। केंचुआ ज़्यादातर बरसात के मौसम में दिखाई क्यों देते हैं?
इसी की वजह से कि वो मिट्टी के छिद्र में रहते हैं, वहाँ पानी भर जाता है तो वायु नहीं मिल पाता, इसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है? आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये तो पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग भी करते हैं। उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन जितना वो उपयोग कर रहे हैं, मतलब अपने ले रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जंतु श्वसन क्रिया में करते हैं। स्पष्ट है कि पौधे एवं जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। वायु का उपयोग, अगर मान के चलिए पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? जीव जंतु भी नहीं जी पाएगा, जीव जंतु भी क्या होगा? जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए पेड़ पौधा का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। वायु का उपयोग, आप जान चुके हैं कि वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर क्या आप जानते हैं कि वायु का अन्य उपयोग भी है? क्या आपने पवन चक्की का नाम सुना है? पवन चक्की का नाम सुना है? नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए आज। और यहाँ देखिए पवन चक्की का यह क्या है? चित्र बनाया हुआ है। तेज वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की, क्या आटा चक्की को चलाने के लिए होता है। पवन चक्की विद्युत उत्पादन भी करता है। अब आगे देखते हैं, वायु के अन्य उपयोग देख लेते हैं। वायु बादल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे विभिन्न स्थानों पर बारिश होती है। वायु क्या करता है? बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और इससे हर जगह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ बारिश होती है। यह पौधों के बीजों को इधर उधर फैलाने में सहायता करता है। पौधे का जो बीज है उसे इधर उधर फैलाने में सहायता करता है। यह पक्षी, चमगादड़ एवं कीटों को उड़ने में मदद करता है। हवा क्या करता है? पक्षी, चमगादड़, ये सब उड़ने वाले जो चीज़ हैं इन्हें सहायता करता है। यह अन्य कणों को भूसा से अलग करने में सहायता करता है। जो अन्न का कण है उसे भूसा से अलग करने में सहायता भी करता है। यह नावों को खेने में मदद करता है। ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलने में भी वायु सहायता करता है। इसे भी आप जान लें। पेड़ पौधे का महत्व क्या है? सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एवं ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को देते हैं। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए एवं उनकी देखभाल करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए, न कि उसका केवल कटाई करते रहना चाहिए। कटाई, अगर एक पेड़ आपने काटा है तो कम से कम 5 पेड़ लगाइए, तब जाकर के हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहेगी। नहीं तो हमारे जो आने वाले हैं उनके लिए दिक्कत होगा। हमने सीखा, अब क्या सीखा? इसमें ब्रीफ दिया हुआ है। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है जिसे वायुमंडल कहते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसका अनुभव कर सकते हैं। वायु जगह घेरती है, वायु पारदर्शी होती है। वायु सभी पेड़ पौधे एवं जंतु के लिए आवश्यक है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूलकण एवं कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। जल तथा मिट्टी में भी वायु उपस्थित होती है। वायु में 4/5 भाग नाइट्रोजन होता है, यानी कि 79 नाइट्रोजन होता है प्रतिशत और 20% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन वायु के मुख्य अवयव हैं। वायु के अनेक उपयोग हैं। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आता रहेगा जो कि झारखंड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी तरह वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।